हेलो दोस्तों, आपका वापस स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में बुक समरीज़, जहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं ऐसी बुक की जिनकी अब तक पूरे वर्ल्ड में 32 मिलियंस कॉपी बिक चुकी है विथ 51 लैंग्वेज में। जी हाँ, 32 मिलियंस कॉपी विथ 51 लैंग्वेज में, और 109 कंट्रीज़ में ये बुक सेलिंग होती है। यानी कि आप जान ही चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं जो बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, बुक समरी इन हिंदी। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड की, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई रिच डैड पुअर डैड बुक का हिंदी अनुवाद है। इस किताब में पैसों का मैनेजमेंट करना बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाया गया है। आप इस वीडियो को देख के समझ के पैसे को कैसे कमाया जाए और कहाँ खर्च किया जाए वो आप जान सकते हो। रिच डैड पुअर डैड बुक समरी इन हिंदी। पैसे के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते हैं। पैसा किस तरह कमाया जाए, किस तरह से खर्च किया जाए, ये हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। शायद यही वजह है कि जिसके कारण अमीर लोग और भी अमीर बनते जा रहे और गरीब लोग और भी ज़्यादा गरीब। मिडिल क्लास फैमिली की ज़िंदगी तो लोन की किस्तें ही चुकाने में निकल जाती है। ये कहना गलत नहीं है कि पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे कमाना है तो आप इस पर काबू पा सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पैसों के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं, लेकिन एक गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसों के बारे में कहाँ सिखा सकते हैं। वो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि स्कूल जाओ, मेहनत करो, मेहनत से पढ़ो, हो सकता है तो वो बच्चों को अच्छे अंकों से अपनी पढ़ाई पूरी कर भी ले। लेकिन पैसों के बारे में उनकी समझ और मानसिकता एक गरीब व्यक्ति जैसी रहेगी। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी है कि हमें पैसों के विषय के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो गरीब और अमीर इंसान के बीच में अंतर पैदा करती है, तो हमारे साथ बने रहिए रिच डैड पुअर डैड बुक समरी इन हिंदी की। शुरुआत करने से पहले इस किताब के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कौन है? रॉबर्ट टी कियोसाकी एक जापानीज अमेरिकन है जिनका जन्म 8 अप्रैल 1947 को हवाई में हुआ था। एक अमेरिकी बिजनेसमैन, लेखक और निवेशक है। रॉबर्ट टी कियोसाकी रिच ग्लोबल एनएलसी और रिच डैड कंपनी के स्थापक हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी। रिच डैड कंपनी एक निजी वित्तीय शिक्षा कंपनी है जो पुस्तकों और वीडियो के माध्यम से लोगों को पर्सनल फाइनेंस और वेकेशन एजुकेशन प्रदान करती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी पूरी दुनिया में पैसे कमाने के तरीके को लेकर अपनी सोच के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई सभी किताबों में से एक ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब रिच डैड पुअर डैड है, जो न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन की बेस्ट सेलर बुक्स में शामिल हो चुकी है। रिच डैड पुअर डैड बुक को दुनिया के 95% लोगों ने पसंद किया है। रॉबर्ट टी कियोसाकी जब तक 25 से भी ज़्यादा बुक्स लिख चुके हैं। निवेश और व्यवसाय से संबंधित इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों के भी बाजार में उपलब्ध है। रिच डैड पुअर डैड आपको क्यों पढ़नी चाहिए? रिच डैड पुअर डैड कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि ये ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद आप एक बार ज़रूर सोचेंगे कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं पढ़ा। इस बुक की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है। यह बुक रॉबर्ट टी कियोसाकी के व्यक्तिगत जीवन पर आधारित है। इस किताब में मनी मैनेजमेंट करना आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया गया है। रिच डैड पुअर डैड बुक की दुनिया में अब तक 46 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी बिक चुकी है। इस बुक की लोकप्रियता को देखते हुए इसका 50 से भी ज़्यादा अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। क्योंकि मामला पैसों का की समझ का है, इसीलिए मुझे लगता है कि दुनिया में हर इंसान को, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन से क्यों ना, ज़िंदगी में एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए किताब और भी फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि हमें स्कूल या कॉलेज में दिनों में कोई कोर्स में पढ़ाया नहीं जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये किताब पैसों को लेकर आपका नज़रिया बदल देगी। रिच डैड पुअर डैड
अमेरिका शॉर्टकट नहीं बताती, बल्कि ये सिखाती है कि आप पैसे की समझ को कैसे विकसित करें और किस तरह अमीर बने। चलिए अब रिच डैड पुअर डैड समरी की हिंदी में मुख्यत्व भाग की शुरुआत करते हैं। रिच डैड पुअर डैड स्टोरी की हिंदी। इस किताब में लिखे लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड और पुअर डैड के बारे में बताया है। आप सोच रहे होंगे कि एक ही आदमी के दो पिता कैसे हो सकते हैं। दरअसल रॉबर्ट अपने खुद के पिता को पुअर डैड कहते थे और अपने मित्र माइकल के पिता को रिच डैड करते थे। माइक के पिता के और अपने मित्र माइक के पिता को रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट के खुद के पिता, जिन्हें गरीब पिता कहते थे, वो एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे एक पीएचडी होल्डर शिक्षक थे, जबकि उनके दूसरे पिता, जिन्हें रॉबर्ट अपना अमीर पिता कहते थे, वे 8वीं क्लास भी पास नहीं कर पाए। रॉबर्ट के दोनों ही डैडी अपने अपने करियर में सफल थे। दोनों ही पिताओं को जिंदगी भर कड़ी मेहनत की और काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे और दूसरे पिता आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। हम में से ज़्यादातर लोग पैसों के बारे में उन लोगों से सीखते हैं जो खुद जिंदगी भर पैसों की कमी के कारण जूझते रहते। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने दूसरों को फाइनेंशियल एडवाइज़र ऐसे देते हैं जैसे दुनिया का ज्ञान उन्हीं के पास हो। आप ज़रा सोच कर देखिए, अगर आप दो लोगों से सलाह मांगते हैं जिनमें से एक पहला 1 लाख रुपये प्रति महीना और दूसरा 10 लाख रुपये प्रति महीना कमा रहा है, तो इनमें से किसी की सलाह आपसे ज़्यादा कारगर साबित होगी। मेरे हिसाब से 10 लाख प्रति महीना कमाने वाले व्यक्ति की सलाह आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगी। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं खुश नसीब था कि मेरे दो डैडी थे, एक गरीब और दूसरे अमीर। इसीलिए मेरे पास दो विरोधी दृष्टिकोणों का विकल्प था, एक गरीब आदमी का और दूसरा अमीर आदमी का। मिसाल के तौर पर पुअर डैडी कहते थे, पैसा का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। वही रिच डैड कहते थे, पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। पुअर डैड कहते थे, मैंने इसे नहीं खरीद सकता। वही रिच डैडी कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यहाँ एक वाक्य कथन और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आपका दिमाग सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इसे कैसे खरीदा जा सकता है। अमीर डैडी कहते हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता। यह कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। पुअर डैडी सलाह देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। वही अमीर डैडी नसीहत देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। पुअर डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। वही अमीर डैडी कहते थे, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। पुअर डैडी कहते थे, जहाँ पैसे का मामला है वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। वही अमीर डैडी कहते थे, जोखिम लो, संभालना सीखो। आखिरकार रॉबर्ट टी कियोसाकी ने मात्र 9 साल की उम्र से फैसला ले लिया कि वे सिर्फ अमीर डैडी की सलाह मानेंगे और केवल उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। रॉबर्ट ने अपनी पढ़ाई शुरू की। इसी पढ़ाई के दौरान उन्होंने अमीर डैडी से कुछ सबक सीखे, जिनकी बदौलत आगे चलकर अमीर बने। अब हम रिच डैडी पुअर डैडी बुक समरीज में हिंदी में इस वीडियो में एक एक करके उनकी सब के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अमीर डैडी ने रॉबर्ट टी कियोसाकी को दिए थे। सबक नंबर पहला, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। सबसे पहले आप इस छोटी सी कहानी को समझ लीजिए कि एक व्यक्ति जिसके पास एक गधा होता है, जब उस व्यक्ति को अपने गधे से मेहनत करनी होती है तो वो गाजर उस गधे के आगे लटका देता है। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लिए लालच में मेहनत करने लगता है। उस गधे को उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन वो उस गाजर को तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन बेचारा गधा उस गाजर तक भी नहीं पहुंच पाता क्योंकि यह गाजर तो सिर्फ एक छलवा है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए यह गाजर गधे से मेहनत कराने की एक अच्छी तरकीब बन गई है। ज़्यादातर लोग उसी गधे की तरह होते हैं जो इस उम्मीद में मेहनत पर मेहनत किए चलते हैं कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे, लेकिन पैसा उनके लिए केवल एक सपना बनकर रह जाता है। वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम ना करें, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करने दें। क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो हमारा डर लालच हम पर हावी होने के लिए लगता है, कहीं हम गरीब के गरीब ना रह जाए।
इस अध्याय में ऑथर ने उन लोगों की बात की है जो खेल को सुरक्षित खेलना चाहते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनका जोखिम लेना कभी सिखाया ही नहीं गया। ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ों को लेकर हमेशा डर बना रहता है, जैसे लोन की किस्त ना चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पर्याप्त पैसा ना होने का डर, दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का डर आदि। इन्हीं डर की वजह से ज़्यादातर लोग नौकरी नहीं कर पाते। यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देते हैं जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। हम ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम ज़्यादा कमा सकें, लेकिन फिर हमारे खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ जाते हैं। इसी को अमीर डैडी रेट रेस कहते हैं, जो कि एक ट्रैप है। हमको लालच और डर के इस ट्रैप से बचना है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को अमीर बनना चाहते हैं इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। लेखक का कहना है कि हर इंसान की ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन जहां अमीर लोग उन अपॉर्चुनिटी को पहचान कर उनको अपने लक्ष्य में तब्दील कर लेते हैं, वही गरीब लोग उन अपॉर्चुनिटी को देख के नहीं पाते, क्योंकि गरीब लोग हमेशा पैसा और सिक्योरिटी के पीछे भागने में लगे रहते हैं। लेखक का कहना है कि हमारे पैसे हमारे लिए 24 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो उनका फ़ायदा केवल हमारे मालिक को होता है या उस कंपनी को जहां हम नौकरी कर रहे हैं। और अगर हम पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं तो सारी पावर और कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। इसीलिए पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसों को अपने लिए काम करवाने के लिए मजबूर कीजिए। अगर आप वाकई अमर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप खुद के लिए जवाबदेह है, ना कि दूसरों के लिए। आपका जो भी सवाल है खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके पास ही है। अमीर बनने की राह में आपका पहला कदम होना चाहिए कि आप सबसे पहले अपने मन से डर निकाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा न कमा पाने का डर और लालच ही आपको बिना सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है और आपको नाकामयाबी के रास्ते पर धकेलता है। इसीलिए डर और लालच को खुद पर इतना हावी ना होने दें कि उसकी वजह से आप उल्टे सीधे फैसले लेते रहे। बेहतर होगा कि आप जो भी कर रहे हैं अच्छे से सोचे समझ कर करें। अपना कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। आपको प्रतिदिन अपने आप से पूछना चाहिए कि आप उतना कर पा रहे हैं जितना आपको आपकी पोटेंशियल के मुताबिक करना चाहिए। ऐसे लोगों की तरह सोचना बंद कीजिए जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं। अमीर डैडी अपने पहले सबक की शुरुआत कुछ इस तरह करते हैं कि रॉबर्ट और उसके मित्र माइक को अपने एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा देते हैं। इस काम के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, फिर भी वो दोनों काम करते रहते हैं। वो दोनों पूरे दिल से काम करते हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि इस काम के दौरान उनके दिमाग में कई नए आइडिया आए। अमीर डैडी ने उन लोगों को बताया कि पैसा कमाने के तरीकों पर हमेशा निगाह रखें। अगर अपने आप एक अवसर को पहचान लिया तो आप जीवन भर अच्छे अवसरों को पहचानने लगोगे। उन दोनों में अमीर डैडी की इस बात को याद रखा। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क मिसिज मार्टिन कॉमिक्स बुक के सामने वाले पेज को दो हिस्सों में फाड़ देती थी और आधा हिस्सा वो अपने पास रखा करती थी और बाकी का आधा हिस्सा फेंक देती थी। शाम के समय स्टोर में कॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूटर आता था और कॉमिक्स बुक्स के ऊपर के आधे हिस्से को स्टोरी की क्लर्क मिसिस मार्टिन से क्रेडिट के लिए लेता था और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स दे दिया करता था। एक दिन उन लोगों ने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि आप पुरानी कॉमिक्स बुक हमें क्यों नहीं दे सकते हो। कॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूटर इस शर्त पर कि कॉमिक्स बुक को बेचेंगे नहीं, कॉमिक्स बुक्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस पुरानी कॉमिक्स बुक को किराए पर पढ़ाने के लिए दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए कॉमिक्स बुक को किराए पर देना शुरू किया। इसके बदले वो 2 घंटे का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। इन 2 घंटों में ग्राहक कितनी भी किताब पढ़ सकते थे। उन दोनों ने माइक की बहन को इस काम में अपनी मदद के लिए और $1 प्रत्येक सप्ताह की तनख्वाह पर रख लिया। इस तरह वो दोनों 3 महीने तक औसतन एक सप्ताह $9.50 कमा रहे थे। इससे उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम पर कैसे लगाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी रिच डैड पुअर डैड बुक की हिंदी समरी आपको पसंद आ रही होगी। सबक नंबर 2, लोगों को पैसों की शिक्षा देना क्यों ज़रूरी है। रॉबर्ट बताते हैं कि 1923 में एज वाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दुनिया भर के लीडर और बेहद अमीर लोगों ने हिस्सा लिया था। इनमें से एक बहुत ही बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब और सैमुअल इसन, इस वक्त की लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट
के अलावा और भी अन्य बिजनेस में यहाँ मौजूद थे। मीटिंग के 25 साल बाद देखा गया कि इनमें से कई लोग गरीब में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली थी और कुछ ने तो अपना दिमागी संतुलन ही खो दिया था। असल बात तो ये है कि लोग पैसे को कमा लेते हैं, लेकिन वो ये सीखना भूल जाते कि पैसे को कैसे रखा जाए। आप चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा लें, लेकिन उसे बनाए रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप ये हुनर सीख लिया तो आप किसी भी समस्या का समाधान बड़ी आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है उसे समझना बेहद ज़रूरी है। जब पैसों की बात आती है तो अक्सर हम सबके दिमाग में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे पैसे कमाने की शुरुआत कैसे और कहाँ से की जाए, कौन सी किताबें पढ़ना अच्छा होगा, कामयाबी का रहस्य क्या है, हम किसी तरह से लाखों रुपया कमा सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ पैसे पर ही अपना ध्यान लगाते रहते हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत ध्यान ही नहीं लगा, जिसका नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आप ये सोचते हैं कि पैसा ही आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है तो आपके लिए आने वाला समय बहुत ही परेशानी भरा होगा। ध्यान रखें, बुद्धि से समस्याएं सुलझती और इसी से पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आपके पास आ भी जाए पर ज़्यादा देर तक तो नहीं टिकेगा। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भी ये नहीं समझ पाते कि अक्सर ये बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते, बल्कि ये ही कि आप कितना पैसा रख पाते। अपनी लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियाँ तो सुनी होगी जो अचानक अमीर बन पाते पर कुछ ही समय बाद वो फिर से गरीब हो जाते। ये लोग लाखों करोड़ों रुपए जीतते हैं फिर भी वही आ जाते हैं वहाँ से उन्होंने शुरू किया था। इसके अलावा आपने ऐसे खिलाड़ियों को और फिल्म स्टोरी की कहानी भी सुनी होगी जो अपनी जवानी के दिन में तो करोड़पति होते लेकिन बुढ़ापे के दिन में भीख मांगने तक के मजबूत हो जाते। इसका कारण है पैसे की समझ ना होना। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आपने कितना पैसा बचाया और आपने कितनी पीढ़ियों तक उसे पैसे को संभाल कर रखा। ये बात अच्छी तरह से समझ ली कि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास पैसे की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए उस उदाहरण से समझते हैं कि अगर हमें कोई घर बनाना है तो हमें 6 फीट की नींव खोदनी होगी। वही अगर हमें बहुमंजिला इमारत बनानी है तो हम सबसे पहले एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के लिए चक्कर में 6 फीट की नींव पर ही बहुमंजिला इमारत बनाना चाहते हैं। हमारा स्कूली सिस्टम इस ज़माने का है जब खेती किसानी की अर्थव्यवस्था का आधार थी। आज भी ये बिना नींव के घरों में भरोसा करता है। इसीलिए स्कूल कॉलेज से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नींव नहीं होती। देखा जाए तो अकाउंटिंग दुनिया का सबसे बोरिंग विषय है। ये बहुत उलझन भरा विषय है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहेंगे चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सवाल ये है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे विषय को किस तरह आसानी से समझ सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक समरी इन हिंदी। लायबिलिटी और एसेट के बीच में फ़र्क को कैसे समझे और सिर्फ एसेट ही खरीदे। अमीर बनने का सबसे आसान और महत्वपूर्ण नियम है कि आपको संपत्ति यानी कि एसेट और दायित्व यानी कि लायबिलिटी का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इस बात का इतना ही जानने की ज़रूरत है। यह पहला नियम है कि यही इकलौता नियम है जो बहुत आसान लगता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस नियम की इम्पोर्टेंट पता नहीं होती है। ज़्यादातर लोग पैसे से संबंधित समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि संपत्ति यानी कि एसेट और दायित्व यानी कि लायबिलिटी में क्या फ़र्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वही गरीब लोग और मिडिल क्लास के लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। और मज़े की बात यह कि गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को ये लगता है कि वो संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। चलिए अब एसेट और लायबिलिटी के अंतर के बारे में समझते हैं। लायबिलिटी और एसेट किसे कहते हैं? एसेट वह चीज़ है जो आपकी जेब में से पैसा डालती है, वही लायबिलिटी वह चीज़ है जो आपकी जेब में से पैसा निकालती है। बस आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आप ज़िंदगी भर संपत्ति यानी एसेट खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास आदमी बनना चाहते हो तो आप दायित्व यानी लायबिलिटीज़ खरीदते सकते हैं। लायबिलिटीज़ और एसेट के बीच में फ़र्क को न जानने से ज़्यादातर लोग
जिंदगी भर के पैसे की तंगी से जूझते रहते। 80% परिवारों की कमी पैसे की कहानियाँ यही होती है कि वो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहते, फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते। इसका मतलब ये है कि वो पैसा नहीं कमाते, इसका असली कारण ये है कि ज़िंदगी भर पैसे संपत्ति की जगह दायित्व ही खरीदना रहता है। पैसे कमाने के बाद उसका उसका क्या किया जाए, पैसे को अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए, पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए। अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हो तो इसका मतलब है कि आपको पैसे की समझ है। ज़्यादातर लोग ये नहीं बता पाते कि उनके पैसों की तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसलिए भी होता है कि उनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती। जी हाँ, कैश फ्लो। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने कारोबार में सफल रह सकता है, लेकिन फिर भी वो हो सकता है कि उसमें पैसों की बिल्कुल भी समझ ना हो। ऐसे लोग अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, लेकिन पैसों से अपनी कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा है। चलिए आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर इस छोटी सी कहानी से समझते हैं। हाल ही में शादीशुदा पति पत्नी एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो पैसा बचा रहे, क्योंकि दो लोगों के साथ साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना अकेले आदमी का। अब समस्या ये है कि जिस मकान में वो रहते हैं वो बहुत छोटा है। वो दोनों अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसा बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सके। अब उनके पास दो तनख्वाह होती है और वे अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वो फैसला लेते हैं कि अब वो किराए के मकान से नहीं रहेंगे बल्कि अपने सपनों का घर खरीदेंगे। और वो दोनों एक नया घर खरीद लेते हैं। घर खरीदने के बाद उन पर एक नया टैक्स का बोझ आ जाता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं। फिर वो दोनों नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर, नया सामान, और ताकि उनका घर आलीशान लग सके। वो दोनों ये सब चीज़ें संपत्ति समझ कर खरीद रहे, लेकिन वे संपत्ति नहीं, दायित्व है। क्योंकि इन सब चीज़ों के उनकी जेब में से पैसा आ नहीं रहा है बल्कि जा रहा है। अचानक वो अपने सपने से जागते और देखते कि उनके दायित्व का कॉलम बढ़ गया है और वो जो कर्ज में है, और उन्हें कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, किस्त भी चुकानी है। अब वो भी चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है, तभी उनके पास किसी और बैंक का एक क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वो उसका इस्तेमाल करते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। तभी एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि समझदारी इसी में होगी कि वो अपनी ऊंची ब्याज दर के लिए इस कंज्यूमर लोन को अपने क्रेडिट कार्ड से चुका दे, और इससे घर पर लगने वाले ब्याज से भी उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। दोस्तों, वो ऐसा ही करते हैं और ज़्यादा ब्याज दर क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर देते। इसके बाद वो राहत भरी सांस लेते। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया। अब उन्होंने अपने कंज्यूमर लोन को होम लोन में तब्दील कर लिया। उनको अपनी पैसिव इनकम देनी है, क्योंकि उन्हें अपनी होम लोन की किस्तें 30 सालों में चुकानी। इस समस्या से निपटने का यही स्मार्ट तरीका उन्हें लगता है। अब वो अगले 30 सालों तक किस्त चुकाएंगे और पैसों की तंगी का सामना करेंगे। पैसे का डर हमेशा उन पर हावी रहेगा, कहीं नौकरी ना छूट जाए, वरना किस्तें कैसे चुकाएंगे। हम इतना भी नहीं जानते कि समस्याओं पैसे कमाने की नहीं है, बल्कि पैसे को सही तरह से खर्च करने की है, और ये ही पैसे की तंगी का कारण है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको इसी गड्ढे में फंसा दिया है तो गड्ढा खोदना बंद कीजिए। गरीब और मिडिल क्लास के लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते। वो सुबह सुबह उठकर कड़ी मेहनत करने योनि यानी नौकरी करने के चले जाते और खुद से ये तक नहीं पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसे की समझ ना होना कारण ज़्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को ये इजाज़त देते हैं कि वो इन पर काबू कर ले। पैसे की ताकत उनके विरोध में इस्तेमाल होती है। क्या हम खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि इसमें से समझदारी है? हम लोग अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय भीड़ के साथ चलने लगते हैं। अक्सर नासमझी के कारण हम वही दोहराते हैं जो हमें सिखाया गया है। भीड़ के साथ चले और पड़ोसियों के ऐशो आराम की नकल करने के कारण पैसों की बहुत सी समस्या होती है। अमीर बनने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच में अंतर को पहचाना जाए और हमेशा पैसा देने वाले एसेट खरीदने की कोशिश की जाए। इसी के साथ अपने लायबिलिटी और खर्च को भी करने की कोशिश करते हैं। आगे हम देखते हैं सबक नंबर 3, अपने आप काम से काम रखो। इस अध्याय में ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग अपने एसेट पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब या मिडिल क्लास लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रोक ने एमबीए की बात
एक क्लास में अपनी स्पीच दी थी। ये बात 1947 की है। उनकी यह स्पीच बहुत ही शानदार और लोगों को प्रेरित करने वाली थी। स्पीच के बाद क्लास के छात्रों ने उनसे के साथ कुछ समय बिताने की गुजारिश की तो मैकडॉनल्ड्स के स्थापक रे क्रोक उन छात्रों के साथ बियर पीने के लिए सहमत हो गए। इस बीच बातों बातों में रे क्रोक ने छात्रों से पूछा, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ? इस सवाल के बाद पहले तो छात्र हंसने लगे, फिर उनमें से किसी एक की हिम्मत जुटाते हुए जवाब दिया कि जाहिर है कि आप हैमबर्गर के बेचने के विषय में हैं। इस जवाब को सुनकर रे क्रोक हंसने लगे और उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि आपका जवाब यही होगा। दरअसल मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं बल्कि रियल एस्टेट के व्यवसाय में हूँ। मैकडॉनल्ड्स की सफलता में फ्रेंचाइजी की ज़मीन और उसकी लोकेशन ही अहम भूमिका है। जो मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खरीदता है उसको वो ज़मीन भी खरीदनी पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी है। आज मैकडॉनल्ड्स संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा स्वामी है, जो संसार के सबसे मूल्यवान चौराहों के सड़कों और नुक्कड़ों पर अपने कदम जमाए हुए। यही सबक अमीर डैडी ने रॉबर्ट को सिखाया था कि कैसे लोग खुद को छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। अमीर डैडी इस रहस्य को जानते थे, इसीलिए वो कहते थे कि अपना पूरा ध्यान खुद के काम पर केंद्रित करो, अपना पूरा जीवन दूसरों की खातिर काम करने बर्बाद मत करो। हम में से ज़्यादातर लोग टैक्स चुकाकर सरकार के लिए काम करते हैं। हम उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां हम नौकरी करते हैं। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वो सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं और अपने लिए कुछ नहीं बचा पाते। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली ऐसी है, युवा को केवल अच्छी नौकरी दिलाने के लिए तैयार करती है। आज सब जानते हैं कि आज जो पढ़ेंगे वही आप बनेंगे। यानी अगर आप कुकिंग पर अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं, अगर आप विधि का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन सकते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप इंजीनियर बन जाते हैं। अब समस्या ये है कि इसमें से छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते। अपना पूरा जीवन दूसरे के काम की परवाह करने और अपने बनने में लगा देते हैं। पैसे और आपके खुद के काम में एक बड़ा फ़र्क होता है। रॉबर्ट कहते हैं कि जब मैं एक बैंक में काम करने वाले व्यक्ति से पूछता हूँ कि आपका खुद का काम क्या है, तो उसका जवाब होता है मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उस व्यक्ति से पूछता हूँ कि क्या आप उस बैंक में मालिक हो, तो आपको जवाब होता है नहीं, मैं तो वहाँ पर नौकरी करता हूँ। दरअसल उस व्यक्ति ने अपने पैसे और खुद के काम को एक ही मान लिया, लेकिन यहाँ उसका पैसा तो बैंकर का है परंतु उसका खुद का काम कुछ भी नहीं है। ऑथर कहते हैं कि लोगों को अपने खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी नौकरी करते हुए अपनी असली संपत्ति खरीदना चाहिए। हमें ऐसे दायित्व या निजी सामान खरीदने से बचना चाहिए जिनका मूल्य उन्हें घर लाने के बाद कम हो जाए, क्योंकि यदि आप कोई नई कार शोरूम से खरीदने जाते हो, घर पे लाते हो, तो उसकी कीमत उस समय 25% कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कार एक असली संपत्ति नहीं है। इसी तरह और भी अन्य चीज़ें हैं जिनकी कीमत लगातार घटती रहती है। क्या आप जानते हैं बिजनेस करना क्या होता है? चलिए समझते हैं। एक ऐसा कारोबार जहां आपके मौजूद रहने की ज़रूरत ना हो, जिसका प्रबंध दूसरे लोग अपने के लिए कर दें, और बिजनेस करना कहते हैं। अगर आपको भी वहाँ मौजूद रहकर काम करना पड़े तो वो बिजनेस नहीं बल्कि नौकरी है। रॉबर्ट कभी भी नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं देते, बल्कि वो तो एक एसेट को कॉलम को बड़ा और मजबूत बनने को जोर देते। इसीलिए अपने काम से काम रखना शुरू कर दीजिए और हमेशा ऐसा दायित्व हो कि आप व्यक्तिगत चीज़ों को खरीदने से बचें जिनकी कीमत घर लाने के बाद कम हो जाती है। आपको किस तरह की एसेट खरीदनी चाहिए? रॉबर्ट टी कियोसाकी हमेशा असली संपत्तियों खरीदने की सलाह देते हैं, ऐसी संपत्ति जो आपको फ़ायदा पहुंचाती है। ऐसे बिजनेस जिसमें आपको मौजूदा रहने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल मालिक हो पर उसे दूसरे लोग चलाते हैं। स्टॉक में निवेश, बॉन्ड्स खरीदें, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट खरीदें, बौद्धिक संपदा से मिलने वाली रॉयल्टी जैसे म्यूज़िक, स्क्रिप्ट, पेटेंट, बुक आदि। इसके अलावा हर वो चीज़ जो कीमती है, जो आमदनी देती है, जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं कि आप अपनी विलासिता की वस्तु ये ना खरीदें, लेकिन रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे पहले खरीदने की प्रकृति होती है। इतना समझ लेने के बाद आप अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य सीखने के लिए तैयार हैं, यानी वो रहस्य जो अमीर को बाकी लोगों से काफ़ी आगे पहुंचा देता है।
सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। शुरुआत में टैक्स केवल अमीर लोगों पर ही लगाया जाता था। शुरुआत में टैक्स का मतलब था कि जो व्यक्ति ज़्यादा पैसे कमाएगा वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जुर्माने के तौर पर सरकार को देगा। बाद में टैक्स उन लोगों से भी वसूला जाने लगा जिन्होंने अपनी पैरवी पैरवी की थी, यानी गरीब और मध्यम वर्ग। सबको लगता है कि अमीर लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं, वह वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं, वही अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं, क्योंकि अमीर लोग टैक्स और उससे जुड़े सभी नियम कानून अच्छी तरीके से समझते हैं। अमीर लोग या तो खुद से सीखते हैं या तो ऐसे लोगों को जॉब पर रखते हैं जो इस फील्ड में अच्छे जानकार होते हैं। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जिससे एक कानूनी संस्था बनती है। यह दरअसल कोई चीज़ नहीं होती, यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। लेकिन कॉरपोरेशन की इनकम टैक्स पर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दर कम होती है। इसके अलावा कॉरपोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की छूट होती है। इसीलिए अमीर लोग अपना पैसा कॉरपोरेशन में निवेश करते हैं और उसका फ़ायदा बनाकर अपना टैक्स कम कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर अमीर और मिडिल क्लास लोग टैक्स कैसे भरते हैं। अमीर लोग जितनी बड़ी कंपनियां होती है वो पहले मुनाफा कमाते, फिर खर्च करते, फिर जो पैसे बचता है केवल उस पर टैक्स देते। मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स भरते और फिर जो बचता है उसे खर्च करते। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको भी अपने देश की टैक्स प्रणाली को समझना होगा और टैक्स बचाने के नए नए तरीके खोजने होंगे। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। ऑथर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी से शुरुआत करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया और बाद में उसे पेटेंट करवा दिया। उनके उस नए आविष्कार की मांग बहुत ज़्यादा होने की वजह से वे बहुत परेशान थी, क्योंकि ग्राहम बेल को इतने बड़े बिजनेस को संभालने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इसीलिए ग्राहम बेल ने उस ज़माने की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वे उनके पेटेंट तथा छोटी सी कंपनी को खरीदेंगे। उस पूरे सौदे के बदले में ग्राहम बेल को $1,00,000 चाहते थे, लेकिन वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनकी हंसी उड़ाते हुए इस प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि आप बहुत ज़्यादा कीमत मांग रहे। बाकी इतिहास गवाह है, इसके बाद एक मल्टी मिलियनियर कंपनी AT&T का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 से प्रोफेशनल तौर पर सिखाते हैं कि पैसे में है। रॉबर्ट ने हमेशा लोगों को पढ़ाने के बाद सभी लोगों में एक चीज़ कॉमन देखी है, पोटेंशियल। हर इंसान में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होती है जो उन्हें महान बनाती है, लेकिन हम चीज़ सभी को किसी न किसी हद तक पीछे रोक कर रखती है और वो है खुद पर डाउट रखना। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि एक स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद डिग्री या अच्छे ग्रेड लाना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। असल ज़िंदगी में ग्रेड काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि संसार में चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान और साहस दोनों की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग पैसों के मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इससे रिस्क लेना पड़ेगा। अब आपको ही फैसला लेना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाना है तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप आने वाले समय आपके लिए और ज़्यादा डरावना होगा। रॉबर्ट कहते हैं कि आज के समय में मैंने बहुत सारे लोगों को संघर्ष व कड़ी मेहनत करते हुए देखा, क्योंकि वो आज भी पुराने विचारों को जकड़े हुए हैं। वो अपनी नौकरी छूटने, अपना मकान गंवाने के लिए तकनीकी, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते। उन्हें ये पता नहीं होता है कि इन समस्याओं का कारण वो खुद ही है। रॉबर्ट ने एक गेम बनाया जिसे वो कैश फ्लो कहते हैं। ये गेम लोगों को सिखाता है कि पैसे कैसे काम करते हैं, निवेश कैसे करना चाहिए, अमीर बनने का सही रास्ता क्या है। रॉबर्ट ने ये सारी बात इस गेम के माध्यम से सिखाने की कोशिश की है। एक दिन एक महिला रॉबर्ट के पास आई। उस महिला ने सीखने का एक मूल्यवान अवसर खो दिया था। शुरुआती दौर में गेम खेलने के दौरान उसे एक कार्डबोर्ड मिला था, जिसका मतलब ये था कि उसे एक नाव जीती थी। वो महिला बहुत खुश हुई, लेकिन अब उसे पता चला कि इस नाव को लेने के लिए उसे बड़ी रकम टैक्स के रूप में भरनी होगी। वो बहुत उदास हो गई। वो बोट उस महिला के लिए एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी बन गई थी। उस महिला को लगने लगा कि ये तो बोट उसकी जान लेकर ही रहेगी। उसे ये खेल समझ नहीं आया और उसने रिफ़ंड की मांग की। वह पैसे वापस लेकर चली गई थी,
लेकिन बाद में उसने फ़ोन करके बताया कि अब उसे ये गेम समझ में आने लगा है। वो उस गेम से अपने जीवन को जोड़कर देख पा रही है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। जो बात हमारी समझ से परे होती है, अक्सर हम उस बात पर गुस्सा करने लगते हैं। इसीलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप चीज़ों को समझना चाहिए। कैश फ्लो खेलने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस खेल में काफ़ी सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उस पैसे का क्या करें। असल ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोग के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन वे वित्तीय दृष्टि से कमज़ोर होते हैं। उनकी पुरानी सोच उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती और वो सिर्फ सही मौके की तलाश में बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोगों को ही सही मौका मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके पास तो ज़्यादा पैसा नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है और मौका भी, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि वे एक अपॉर्चुनिटी है। वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज़्यादा विकल्प सोचना। अगर आपके पास मौका नहीं आ रहा है तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को देखकर करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ टपका है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले उधार देने को तैयार नहीं है, तो आप उस अवसर के लिए से लाभ उठा सकते हैं। ये सब बातें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करती हैं। ज़्यादातर लोग इस सब बातों का सिर्फ एक ही समाधान जानते हैं: कड़ी मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए और कर्ज लिया जाए। आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो आपकी किस्मत खुद बनाता है, तो मौके के इंतज़ार में बैठे ना रहे, बल्कि अपने आप को सिखाना होगा कि अपने लिए मौका कैसे पैदा किया जाए। अगर आप सही परिस्थितियों के आने का इंतज़ार करते रहेंगे तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा वास्तविक नहीं है, हमारा दिमाग ही सबसे शक्तिशाली है। आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना होगा। रॉबर्ट पैसे कमाने का एक सरल उदाहरण बताते हैं कि 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स और एरिज़ोना की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वहाँ के लोगों ने हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। हर महीने एक निश्चित धनराशि बचाने का यह विचार काफ़ी दमदार था, लेकिन ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा, जिससे बेहतर तो ये होगा कि उस पैसों का कुछ हिस्सा निवेश करते और आगे चलकर आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। फिनिक्स और एरिज़ोना के लोग आर्थिक तंगी झेल रहे थे और उनकी प्रॉपर्टी उन्हें पौने दानों में बेचने मजबूर थे। निवेशकों के लिए अच्छा मौका था। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक मकान सिर्फ $20,000 में ही खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अटॉर्नी के ऑफिस में एक विज्ञापन दिया और उनका $75,000 की कीमत वाला यह मकान $60,000 में लेने ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। उन्होंने इसे $60,000 में बेचकर $40,000 कमा लिए। इस पूरे खेल में रॉबर्ट को केवल 5 घंटे का ही समय लगा। इनमें से कौन सा काम आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है? कड़ी मेहनत करें, फिर जितना कमाते उतना 50% टैक्स चुकाए, इसके बाद जो बचता है उसे बचाए। आपकी बचत 5% ब्याज कमाती है, जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने का समय निकालें। अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की शक्ति का दोहन करें। यदि आप पहले वाले विकल्प चुनाव करते हैं तो निश्चित रूप से पहले यह पता लगाएं कि $40,000 कमाने के आपको कितना समय लगेगा, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति में से एक है। इसीलिए मैं आपको दूसरे विकल्प को चुनने की सलाह दूंगा। सिर्फ अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बने। इसीलिए अगर आप दूसरे प्रकार के निवेशक बनना चाहते हो तो आपको 3 मुख्यत्वे योग्यताएं विकसित करनी जरूरी। पहला, कोई ऐसा मौका खोजे जिसे बाकी सभी नज़रअंदाज कर दिया हो। याद रखिए, आप अपने दिमाग से वो देख सकते हैं जो दूसरे लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। पैसा बढ़ाएंगे। अगर आम आदमी पैसा जुटाने के लिए सिर्फ बैंक जाता है, लेकिन दूसरे प्रकार के निवेशकों को यह पता होना चाहिए कि बैंक जाना बिना पैसों के कितने तरीक़ों से व्यवस्था की जा सकती है। तीसरा, स्मार्ट लोगों की संगठित कीजिए। बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों के साथ काम करते हैं। जबकि आपको सलाह की ज़रूरत पड़े तो आप अपने सलाहदार समझदारी से चुनें। सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में एक महिला पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रही थी। महिला पत्रकार उनसे बोली, मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ। रॉबर्ट भी उस महिला पत्रकार के लेख पढ़ चुके थे, जो काफ़ी दमदार और स्पष्ट थे।
उसके लेखों में पाठकों को अपना बताने की क्षमता थी। महिला रिपोर्टर कहती थी कि मेरे नॉवेल्स लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किए जाते, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दे होता। इसीलिए उस रॉबर्ट ने से सलाह मांगी कि उसे क्या करना चाहिए। रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अपने सपने सच करने के लिए रोक रही? इस सवाल के जवाब में उस महिला रिपोर्टर ने जवाब दिया कि मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है। इस पर रॉबर्ट ने उस महिला रिपोर्टर को सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने की सलाह दी। और आगे हम बात करते कि इस बात पर वो महिला नाराज़ होकर कहने लगी, मैं एक पेशेवर लेखिका हूँ, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री है, भला मुझे बिक्री सीखने की क्या ज़रूरत है? रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया स्मार्ट, शिक्षित और प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है। हम ऐसे लोगों से रोज़ मिलते, ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि पैसा कमाने के लिए केवल आपको टैलेंट ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए, जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप टैलेंट बेकार है। बेचने और मार्केटिंग की योग्यता सीखना ज़्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर अस्वीकृति के डर के कारण। लेकिन इससे सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अमीर और गरीब डैडी के बीच का सबसे बड़ा अंतर यह था कि गरीब डैडी हमेशा नौकरी की चिंता करते थे, क्योंकि वो एक सेफ नौकरी ही उनके पास सब कुछ थी। जबकि अमीर डैडी सिर्फ और सिर्फ सीखने पर जोर देते थे, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो आप रिच डैड पुअर डैड बुक समरीज इन हिंदी को वीडियो देख रहे हो। सबक नंबर 7, बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसों की समझ होने के बाद भी आर्थिक आज़ादी हासिल करने की राह में कोई बाधा आपके सामने आ सकती है। ऐसे 5 मुख्य कारण जिनके वजह से पैसे की समझ रखने वाले लोग भी अपने संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते। इसलिए इन बाधाओं को इस पर बहुत ही ज़रूरी है। डर, निराशावादी, आलस्य, बुद्धि, आदतें, अहंकार। चलिए एक एक करके इन 5 को बाधाओं को समझते हैं। डर को पार करना। रॉबर्ट कहते हैं कि मुझे आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता है, और ना ही मुझे कोई ऐसा अमीर इंसान मिला जिसे पैसे का नुकसान ना उठाया हो। लेकिन वो कहते हैं कि मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों को मिलता हूँ जिन्होंने 1 रुपया भी निवेश में नहीं खोया है, मतलब 1 भी रुपया निवेश नहीं किया है। पैसे गंवाने का डर हर इंसान को होता है, लेकिन असली समस्या डर नहीं है। समस्या तो ये है कि आप इस डर का मुकाबला कैसे करते हो, और पैसे गंवाने के बाद की स्थिति में आप कैसे निपटते हो। आप असफलता को कैसे लेते हो। असफलता विजेताओं की प्रेरित करती है, असफलता पराजितों के हौसले परत कर देती है। किसी अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच में यही मूलभूत अंतर होता है कि वे उस डर के मुकाबला करते हैं। ज़्यादातर लोग इसीलिए अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उनको अमीर बनने की खुशी से ज़्यादा पैसा गंवाने का डर होता है। अगर आपकी उम्र 25 से ज़्यादा है तो आप जोखिम उठाने के लिए डर लगता है, तो अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। आप बेशक सुरक्षात्मक तरीके से ही खेलें, लेकिन आपको जल्दी शुरुआत कर देनी चाहिए। निराशावाद को पार करना। आसमान गिर रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग इस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो विनाशक की चेतावनी देता हुआ दौड़ रहा था। हम सभी के मन में शंकाएं होती है कि हमारी शंकाएं हमें निष्क्रिय बना देती है। हम क्या होगा अगर वाला खेल खेलने लगते हैं। क्या होगा अगर इस निवेश में मेरे पैसे डूब गए? क्या होगा अगर सब चीज़ मेरी योजना के हिसाब से ना हुआ? ये शंकाएं हमें इतना डरा देती है कि कभी कभी हम काम शुरू ही नहीं कर पाते और अच्छा मौका हमारे सामने से गुजर जाता है। हमें इन शंकाओं को नज़रअंदाज करने आगे बढ़ना चाहिए। आलस्य पर जीत हासिल करना। व्यस्त लोग अवसर सबसे ज़्यादा आलसी होते हैं अक्सर। इसका सीधा सा मतलब आप इस छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। एक व्यवसायी होता है जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, और वह ऑफिस में देर तक काम करता है और वीकेंड पर भी ऑफिस पर काम कर घर ले जाता है। एक रात जब वो घर वापस लौटता है तो उसे घर खाली मिलता है, क्योंकि उसकी पत्नी बच्चों के साथ लेकर घर छोड़कर चली जाती है। वह जानता था कि उसके और उसकी पत्नी के संबंध कमज़ोर है, लेकिन संबंधों का मजबूत बनाने की मेहनत करने के बजाय वह ऑफिस में ही व्यस्त बना रहा। परिवार के चले जाने पर वह निराश हो जाता था, अपने कामों में भी लापरवाही करने लगता था, जिसके कारण उसकी नौकरी भी चली जाती है। ज़्यादा व्यस्त लोग किसी एक चीज़ में अपना सारा समय देकर बाकी चीज़ें गंवा बैठते हैं।
आप अपने आलस्य के कैसे जीत हासिल कर सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। हमेशा अपने आप से सवाल करें, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, मुझे कभी काम ना करना पड़े। इस तरह थोड़े लालच से आप कुछ बेहतर करने का कोशिश कर सकते हैं। याद रखिए कि हर चीज़ की अति बुरी होती है, इसीलिए ज़्यादा लालच भी ना करें। बुरी आदतों से बचना। हमारी आदतें हमारी शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप किसी दो व्यक्ति को तुलना करोगे तो वो आपकी उनकी आदतों में काफ़ी अंतर दिखेगा। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ तो मैं वित्तीय, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत बनता हूँ। यानी आपको हर महीने पैसे को आने से पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे को अलग निकालते हैं। इसके बाद ही अपने बिल चुकाने हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको यह आदत डालनी होगी, चाहे आपके पास पैसे कम ही क्यों ना हो। खुद को पहले पे करने की आदत सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होते हैं। पहला, समय के साथ साथ आप अपनी संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। दूसरा, आप कमाई के नियमों को भी लाभ उठा सकते हैं। अहंकार को करना। अमीर डैडी अक्सर कहते हैं कि जो मैं जानता हूँ उसी की बदौलत मैं पैसा बनाता हूँ, और जो मैं नहीं जानता उसी की वजह से मेरा पैसा गंवाता हूँ। ज़्यादातर लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश में अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी हो, लेकिन अहंकार करने से अच्छा होगा कि आप इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसी बुक्स, वीडियोस, समरीज़ के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। तो आज हमने जो देखा है वीडियो वो था रिच डैड पुअर डैड बुक समरीज़। थैंक यू।